नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए 67वीं बीपीएससी टारगेट, जिसमें हम आप लोग को 62वीं बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आप लोगों की तरह ही मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप लोग अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इस 150 नंबर के प्रश्न का जब आप डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे तो आप किसी भी मॉडल क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो 5 से 10 नंबर इससे आपको जरूर आएगा। प्रश्न को सोल्व करूंगा तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे मैं सभी को आपको बताता चलूंगा। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड अनअकैडमी के बारे में। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी अभी आप लोगों के लिए एक कोर्स निकल लेकर आया है। तो कोर्स के बारे में मैं आप लोग को बताऊं, आप लोगों के लिए विजय दोनों हैं तो विजय बीपीएससी को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने का आप लोग को फायदा क्या होगा फ्रेंड, कि आप आपको कहीं पर से और कोई टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड टेस्ट चलते रहते हैं हमेशा बीपीएससी के लिए। और साथ में अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट भी होता है तो आप उसको बीपीएससी के पास अनअकैडमी को बताइए। अनअकैडमी आपको 10 से 15 मिनट में उसका आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ में अगर आप के बारे में, तो अनअकैडमी पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर आप हमारे रेफरल कोड को कन्हैया 10 को अगर अप्लाई कीजिएगा तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आप लोगों से कहना % डिस्काउंट का लिंक आप जरूर यूज करें। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड। एक मिनट। तो जो पहला प्रश्न है फ्रेंड वह है 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए है नामादर खान, ऑप्शन नंबर बी है बाबू कुंवर सिंह, और ऑप्शन नंबर सी है बिरसा मुंडा, और ऑप्शन नंबर डी है शंकर शाह, और ऑप्शन नंबर ई है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा में काफी शासक थे फ्रेंड, वह आरा के जगदीशपुर के शासक थे। और इन्होंने 1857 से लेकर के 1858 अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। 18 जब यह घायल हो जाते हैं तो 3 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड, देखिएगा। अगर अभी नहीं देखना चाहते हैं तो आप कंप्लीट इस वीडियो को यहीं से छोड़कर चल जाइए, क्योंकि आप पे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इस वीडियो को देखें या अन्यथा आप इस वीडियो को ना देखें। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा। ऑप्शन नंबर ए
2 फरवरी 1900, ऑप्शन नंबर 1900, ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी 1900 और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही 68 आदिवासियों के साथ इनको पकड़ लिया गया था रात्रि में सोते हुए भी, और सभी को फांसी दे दिया गया था। नोट करने वाली बात है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुसलमान था, तो ऑप्शन नंबर ए है हर्बर्ट रिसले, ऑप्शन नंबर डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर और ऑप्शन नंबर डी है एच एन वेल्सफोर्ड। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, और इसकी जो इन्होंने एक पुस्तक इंडियन मुस्लिम नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, और उसमें इन्होंने बताया आपको भारत में ब्रिटिश है का मानना था कि अगर मुसलमान कहीं वह हिंदू कि अंग्रेज हमारे सोचते हैं, तो वह इस नीति को सोच करके इन्होंने एक इंडियन मुस्लिम पुस्तक लिखा था, जिसमें इन्होंने जो ने अपनी नीति में परिवर्तन भी की भी थी, और इलाहाबाद जो मुस्लिम विश्वविद्यालय था उसको बहुत ज्यादा संरक्षण देने लगे, और इसको एक के विद्यालय है मुस्लिम विश्वविद्यालय, वह उसके बाद उभरा और भारत में आपसी फूट बढ़ा। प्रश्न है फ्रेंड कि मेरी विश्वास कि मैं अपने सॉरी फ्रेंड, प्रश्न है मुझे विश्वास तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसका सहायक बन सकूं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन नंबर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने हैमिल्टन को सन 1900 में एक पत्र लिखा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि कांग्रेस अब बस मरने ही वाली है और मेरी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए कांग्रेस के मृत्यु में सहायता दे सकूं। तो यह कथन था लॉर्ड कर्जन का, और यह किसको पत्र में लिखा? इंग्लैंड में राजा हुआ करते थे, तो उसको देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसने यूरोपीय नील शोषण के तरफ भी योगदान रहता है। चंपारण सत्याग्रह में इनका काफी योगदान है। तो अगला प्रश्न कह रहा है 1930 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किनको चुना गया था? तो आप लोगों के साथ मैंने इसीलिए कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिए। मैंने उसमें बताया था कि सन 1936 में सचिदानंद सिन्हा ने एक भारतीय किसान इनको इनका प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसका शुरुआत कैसे हुआ था। तो इसका शुरुआत सन 1929 में 36 में इसका विस्तार हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लंदन में 13 मार्च 1940 डायर को गोली किसने मारा था? तो ढिंगरा, ऑप्शन नंबर बी एम बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह, ऑप्शन नंबर ई
लंदन के प्लेटफॉर्म पे। और इसने गोली क्यों मारा था? क्योंकि आपको पता होगा कि गोली चलाने का जो आदेश था वह जनरल डायर ने ही दिया था, और साथ में इसने एक बहुत ही खराब स्टेटमेंट दिया था। इसने बताया था लिया वाले बाग को हत्याकांड को इसने सही ठहराया था, तो उसको उधम सिंह ने सन 1940 में हत्या कर दी थी। तो चलिए अब हम प्रश्न कर रहा है तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह लॉर्ड जॉर्ज। उस समय सरकार थी वह गठबंधन की सरकार थी, पॉपुलर प्रधानमंत्री रहे थे। इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी ब्रज किशोर, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण सिंह। प्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज में पढ़ते थे और इनके एग्जाम के 20 दिन ही बचे हुए थे। असहयोग आंदोलन चलाया और असहयोग इन्होंने अपनी एग्जाम कुछ दिन पहले ही इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। विद्यापीठ नाम का एक स्कूल था, उसमें इन्होंने अपना दाखिला लिया। तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है समाज 1933 में ब्रिटिश शासन के साथ साथ देशी राज्य जमींदारवाद और पूंजीवाद। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मूल भाई देसाई, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा यंग व्यक्ति थे। और क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यूरोप में उस समय और इसी समाजवाद का काफी अच्छा वह भारत पर भी देखने को मिला था। और इसी से प्रभावित होकर के जवाहरलाल नेहरू यह चाहते थे कि समाप्ति जमींदारी भी समाप्त हो जाए, पूंजीवाद भी समाप्त हो जाए और भारत में गरीबों को कल्याण के लिए यानी कि गरीबों का भारत में कल्याण हो। जितने भी पूंजीवादी लोग जो कब्जा जमा कर रखे हुए थे उसके विरोध में भी यह आंदोलन चलाना चाहते थे। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि समाजवाद में मुख्य रूप से यह समाजवाद से प्रभावित है, तो जाहिर सी बात है कि यह पूंजीवाद के विरोधी भी होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के आंदोलन में भी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी शिलभद्र याजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू या रुस्तम थे। वह विदेश में रहते हुए विदेश में जितने भी भारत के प्रवासी रहते थे उनको एकत्रित करते थे और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सहयोग करते थे। इन्होंने एक झंडा भी निकाला था। अगर झंडे की हम बात करें तो इनका झंडा जो था लाल रंग का था और नीचे जो था उसमें उन्होंने झंडा निकाला था। इसका हुआ था पूछा भी जा सकता के झंडे के बीच में लिखा हुआ था। अगले प्रश्न को देखते के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, नहीं जुड़ी हुई थी। संध्या, युगांतर, गद्दर या यंग इंडिया। मुख्य रूप से क्रांतिकारी बातें
फ्रांसिस्को में जो गदर पार्टी का स्थापना पत्रिका था, और इसमें भी मुख्य रूप से क्रांतिकारी बातों को ही लिखा जाता था। लेकिन यहाँ पर एक पत्रिका है यंग इंडिया, यंग 1919 से लेकर तक गांधी जी द्वारा चलाया गया एक पत्रिका था, जिसमें यह मुख्य रूप से अहिंसा को प्रोटेस्ट करते थे और अहिंसा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध चलाना चाहते थे। तो इसमें मुख्य रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को जो स्थान नहीं मिला था वह यंग इंडिया में ही नहीं मिला था। तो चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न जाने वाले दादा भाई नौरोजी पर लड़ा था, तो किस दल के साथ इन्होंने मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल या साम्यवादी दल? या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है, वह मजदूर दल और उदारवादी दल को लेकर के होता है। तो इन्होंने जो चुनाव लड़ा था फ्रेंड, वह उदारवादी यानी कि लिबरल
लगभग 100% केसर का उत्पादन करता है, वह है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग या ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा एक तरफ से आती है और एक तरफ से भागीरथी आती है, और यहां पर से इसकी संयुक्त धारा है वह गंगा के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवप्रयाग। और यह कहां स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भूआकृतियों में किसके बिहार राज्य के पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो पश्चिमी भाग, बिहार के अगर पश्चिमी भाग की बात करें तो बिहार के पश्चिमी भाग में है समवेश्वर की पहाड़ी, यहां पर समवेश्वर की पहाड़ी है। तो इसको आप लोग ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए बागमती, ऑप्शन नंबर बी घाघरा, ऑप्शन नंबर सी गंडक या ऑप्शन नंबर डी कमला, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जो तेल नदी है फ्रेंड, वह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो महानदी की सहायक नदी है। तो इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? ऊपरी गंगा, त्रिवेणी, शारदा या पूर्वी नहर। तो जो इसमें मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है वह त्रिवेणी नहर से की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिवेणी नहर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम का प्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी बजारी, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर और ऑप्शन नंबर डी डालमिया नगर। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर मुख्य रूप से रेशम का उत्पादन करने में बिहार में अग्रणी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत बैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड कहां स्थापित? वह हरनाथ में स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्ग में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो जो राष्ट्रीय संख्या 85 छपरा को जोड़ता है। तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग को थोड़ा थोड़ा जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी इससे कभी कभी प्रश्न पूछते रहता है। निम्नलिखित जिलों में 2011 के दौरान कहां पर सर्वाधिक संख्या में जनसंख्या वृद्धि हुई? ऑप्शन नंबर ए मधेपुरा, ऑप्शन नंबर ए किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी अररिया, ऑप्शन नंबर सी मधेपुरा और ऑप्शन नंबर डी खगड़िया। तो जिसका सही, और यहां पर 31% आबादी बढ़ोतरी हुई थी, जो बिहार के सबसे ज्यादा आबादी वृद्धि में योगदान देता है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत ए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन संहिता, सी छोटे परिवार का मापदंड और डी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन है नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो सबसे पहले यह हम देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है। तो यह भाग 4 में 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें समान कार्य के लिए सामान्य वेतन की बात करें तो यह आर्टिकल 39 में शामिल है। समान नागरिक संहिता के बारे में बात करें तो यह आर्टिकल, छोटे परिवार का जो मापदंड है वह संशोधन 19वें स्तर पर मातृभाषा में जो शिक्षा की बात अगर हम करें तो यह 350 के एक में शामिल है। तो यहां पर हम देख रहे हैं 39 और 44 दोनों है जो 36 से 51 के बीच में ही आता है, और यही दो है वह नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेखा अनुदान किसके लिए बना है? तो कैग के रिपोर्ट पर मतदान करने के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, या बजट पारित करने में लंबित होने के कारण निधि आवंटन के लिए, या बजट के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए। तो अगर हम बात करें कि जब कभी पास करने में लेट हो जाता है तो लेखा अनुदान एक बना हुआ है, उसी से
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट पारित करने में लंबित होने। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संविधान का अंगीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन के याद में हम लोग संविधान दिवस मनाया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। चलिए अगले संसद के कार्रवाई में भाग ले सकता है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या ऑप्शन नंबर फ्रेंड वह हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, जिसे महान न्यायवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आर्टिकल 76 के तहत यह संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, वहां पर बोल सकता है, किसी भी मुद्दे पर उसको सुझाव दे सकता है, लेकिन इसको अधिकार करने का अधिकार जो होता है मुख्य रूप से सदस्य के ही होता है, और यह जनरल को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। तो आपको पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में बोल सकता है, किसी मुद्दे पर राय दे सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। देख सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड,
रिक्त घोषित किया जा सकता है। अब
शिवहर में अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो मात्र 7,093 रुपया यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितना कम है। भारत का सबसे मतलब गरीब जिला में शिवहर को रखा जाता है और यहाँ पर बहुत ही प्रति व्यक्ति आय कम है, बिहार में भी सबसे कम है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य उसको एकत्रित करते हैं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा स्टंप शुल्क। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बैंक दर का क्या आशय है। ऑप्शन नंबर ए साहूकारों द्वारा लिए जाने वाला ब्याज दर, ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित बैंकों द्वारा लिए जाने वाला ब्याज दर, ऑप्शन नंबर सी बैंक संस्थानों की लाभ दर, या ऑप्शन नंबर डी बैंक द्वारा लिए जाने वाला आधिकारिक ब्याज। तो केंद्रीय बैंक जब यानी कि आरबीआई मान लीजिए कि एसबीआई को लोन दिया तो आरबीआई एसबीआई से जो दर लेगा, जो कर्ज के रूप में जो ब्याज लेगा उसी को बोलते हैं बैंक दर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक जब आधिकारिक बैंकों से ब्याज लेती है उसको बोलते हैं बैंक दर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में 2005 से 2014 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि किसमें दर्ज की गई। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड, उसके बाद यहां पर से 3 से 4 प्रश्न है वह करेंट अफेयर है और क्योंकि यह करेंट अफेयर पुराने हैं तो हम इस पर चर्चा करना बेहतर नहीं समझते हैं। तो आज का यह हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया और इसमें हमने जितने भी प्रश्न हो रहे थे उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो फिर मैं उसको चेक कर लूंगा। और एक बात और फ्रेंड, आपने अगर अभी इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो लोगों के पास वीडियो जाएगा नहीं, मैं कैसा भी वीडियो बनाऊं। तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर, धन्यवाद।